everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है, उस सैंपल पेपर को हम एनालाइज करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इस वीडियो को देखने के बाद में सैंपल पेपर की सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएगी. सैंपल पेपर सीबीएसई हर साल निकालता है और इस सैंपल पेपर के थ्रू सीबीएसई हमें यह बता देता है कि आपका फाइनल एग्जाम में पेपर किस तरह का आएगा. क्वेश्चंस नहीं बताता है, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मोर और लेस वो पैटर्न सेम ही रहता है. उसी पैटर्न को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर देखेंगे, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, कुछ करेक्शंस हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताते चलूंगा. तो वेलकम टू दिस वीडियो. सैंपल पेपर सॉल्यूशन क्लास 10 सीबीएसई 2023-24 यानी कि 24 मार्च में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए है ये. अगर हम यहां आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जैसे देखेंगे तो सैंपल पेपर में एक मार्किंग स्कीम दी जाती है. मार्किंग स्कीम यानी कि उसके आंसर, आइडियल आंसर क्या होना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी हमें पता चल जाते हैं. तो जो पेपर का जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो देखिए अगर, तो इस बार आपका पेपर कैसा आएगा तो ठीक वैसे आएगा जैसा पिछली बार आया था. कैसे? हाँ, इसमें एक चीज ऐड हुई है, लास्ट वाला 10th नंबर का जो नोट है ये ऐड हुआ है. मतलब 50% पेपर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. मतलब 50% नंबर जो है ना, जैसे कि 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर का मटेरियल रंग बिरंगा अतरंगा होगा. यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे जो आपकी थिंकिंग पर बेस्ड होंगे, रटने पे नहीं होंगे, तो वो एडवांटेजियस है. कैसे वो मैं समझाऊंगा. ठीक है. उसके अलावा देखोगे तो कितने सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन होंगे. टोटल 37 क्वेश्चन होंगे. टोटल 37 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है. ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है. क्वेश्चन के अंदर और में ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन करना पूरे 37 ही है, तभी 80 नंबर लाना अपने को. और स्कूल वालों से तो 20 ले ही लेंगे अपन. ठीक है, तो ऐसे 100 नंबर लेके आना है. आगे बढ़े अगर तो सेक्शन ए में क्या होगा ना, 1 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन, तो 20 नंबर आपके पेपर का यहां हो गया जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू वाले. ठीक है, बस इसमें इशारेबाजी चलेगी. तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अपने 20 नंबर अपने को पक्के करना है. दूसरा देखोगे 21 से 24 तक, 21 22 23 24 चार क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के रहेंगे. मतलब कि 8 नंबर का पेपर यहां हो गया आपका. फिर उसके बाद में सेक्शन सी जो है ना, तो 25 नंबर से लगा के 29 नंबर तक, 25 26 27 28 29 5 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले हैं, 3 मार्क्स ईच वाले. मतलब 5 3 15 हो गया. ठीक है. सेक्शन डी जो है ये आपका क्या हो गया, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया 3 नंबर वाले, वेरी शॉर्ट हो गए 2 नंबर वाले 8 नंबर के. उसके बाद में लॉन्ग आंसर जो है ना, सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे 30 से 33 तक. तो 30 31 32 और 33, तो 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन 5 नंबर ईच वाले, यानी कि 20 नंबर का यहां पे पार्ट हो गया आपका, ये 20 नंबर का ये पार्ट हो गया. ठीक है, लॉन्ग आंसर का. इसके अलावा सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई में क्या रहेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कौन से हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. केस बेस्ड क्वेश्चन 34 35 और 36, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे. मतलब 4 4 8 4 12 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे. और उसके बाद में सेक्शन ए एफ जो है ना, सेक्शन एफ मैप वर्क का है. मैप वर्क यानी कि 5 नंबर का मैप वर्क आना है, 3 ज्योग्राफी का और 2 हिस्ट्री का. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रूपरेखा है. इस तरह से आपका पेपर होगा. समझ में आ गया ना. सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ, तो ये पूरे सेक्शन है. हर सेक्शन कितने नंबर का है, ए बी सी डी ई और एफ, सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए. अब इन सारे सेक्शन में से इसे देखोगे तो ये पूरे टोटल 80 मार्क्स हो रहे हैं. 80 मार्क्स हो गए. 80 मार्क्स में से 50% पेपर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेगा. यानी कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड रहेंगे. तो दिमाग वहां पे आपको क्या करना होगा, लगाना होगा अपना, रटने से काम नहीं चलेगा. इसीलिए हम साल भर चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से. समझ गए मेरी बात को. चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते चलूंगा, तो उससे आपको पैटर्न भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये भी समझ में आएगा कि उनके आंसर्स क्या है. सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए, उसमें सुधार भी कर लेंगे, कोई नई बात नहीं है, हर बार होता है. ठीक है, तो अब जैसे देखें, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो. ठीक है, एक्ट पता करना है. अब कौन सा एक्ट, तो पहले एक चीज मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं. हर क्वेश्चन में सबसे पहले यह दिमाग लगाना
कि वो क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट से आया है, 4 बुक में से कौन सी बुक से, 4 बुक में चलो हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में कौन से चैप्टर से। तो जब नैरो डाउन कर लेते हैं ना हम क्वेश्चन को कि अच्छा क्वेश्चन यहां से आया है, तो हमारे भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। The act was passed by the Imperial Legislative Council, ठीक है। It gave the government to repress political activities, ठीक है, power to repress the political activities. It empowered the government to detain political prisoner without trial, मतलब कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, 2 साल तक ट्रायल पे नहीं ले जाया जाएगा। ये काला कानून एक पास किया था जिसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह चालू किया था महात्मा गांधी ने। कहानी ध्यान आ रही है? कहानी ध्यान आ गई तो आंसर मिल ही गया होगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रॉलेट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। कहां से? ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, वहां पे हमने देखा था कि एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। तो श्रृंगावेरापुरा में, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में और अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे। वैसे ही एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बताया गया था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो 11th सेंचुरी में परमार डायनेस्टी के राजा ने खुदवाया था, कहां पे? भोपाल, ठीक है, भोपाल में। तो बी भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल का जो लेक है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। तो थर्ड क्वेश्चन देखोगे, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आप बुक में ढूंढोगे, बुक में देख लेता हूं सर कहां मिला है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके सामने ही लिखा होगा, आपको बस दिमाग लगाना होगा। लोग घबराते हैं कि ओ हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% कर दिए। मैं बोल रहा हूं यू शुड सेलिब्रेट, नाचना एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि 50% तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसमें आंसर आपके पेपर में ही होगा। अब ये सवाल देखो और इस सवाल का आंसर भी आपको वही मिल रहा होगा। ये डेटा दे दिया कि लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन का कितना है, ठीक है, रूरल चिल्ड्रन का 10 to 14 एज ग्रुप में कितना है, ठीक है, 10 to 14 एज ग्रुप में परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, डेटा दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? एज पर द डेटा गिवन अबव, हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में लीस्ट परसेंटेज लिटरेसी रेट का दिखती बात है फीमेल सेक्शन में है। ये दिख रहा है आपको, मेल और फीमेल, और लिटरेसी रेट बताया गया है पूरा रूरल पॉपुलेशन का 54% ही फीमेल लिटरेट है व्हेन कंपेयर्ड विद द 76% ऑफ मेल। तो फीमेल, डी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, आंसर आंखों के सामने होगा, शर्त है बस दिमाग का इस्तेमाल करना होगा आपको, ठीक है, शर्त है बस दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है। Which of the following options represent potential measures that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and biodiversity? समझ में आया? क्या पूछा जा रहा है? यह पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसकी मदद से आप क्या करते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, तो किन मेजर्स की मदद से आप टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सकते हैं, ठीक है। आप 4 पॉइंट दे दिए, नीचे स्टेटमेंट ऑप्शन में ये दे दिया कि कौन कौन से पॉइंट सही है। देखो क्या है, बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटाट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। एब्सोल्युटली, हंटिंग बैन करो, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्शन दो, ट्रेड ना हो वाइल्ड लाइफ में। तो टाइगर की स्किन ले जा रहे हैं लोग, बोन्स ले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, तभी तो टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो ये तो सही है, तो 1 तो होना ही चाहिए। अब देखो 1 आपको कहां कहां दिख रहा है, 1 इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये हटा दो। इसमें 1 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन अपने लिए खुले रहेंगे। प्रोहिबिटिंग दी विजिट ऑफ पब्लिक इनटू द फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में लोगों को जाने ही मत दो, ठीक है। लोग जंगल में जाएंगे नहीं तो टाइगर को कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, बात तो सही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं, लोग जंगल में दूसरे कामों से भी जाते हैं, सब टाइगर को मारने थोड़ी ना जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको अभी डाउटफुल रखते हैं अपन, रुको। Establishing wildlife sanctuaries and national parks, सही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क स्टैब्लिश करो। थर्ड वाला तो इसमें दिया ही नहीं है, तो आइडियली 4th सही होना चाहिए, लेकिन चारों ऑप्शन पहले पढ़ो। जब तक सारे ऑप्शन ना पढ़ लो कूदना मत कभी भी आंसर पे, ये गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दोगे तो उससे भी टाइगर पॉपुलेशन को आप कंजर्व कर सकते हो। तो 1, 3, 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, और 2 वैसे भी डाउटफुल स्टेटमेंट है कि आप लोगों का एकदम जंगल में जाना बंद नहीं कर सकते हो। बहुत सारे जंगल पे निर्भर होते हैं लोग, जंगल से अपना खाना ला रहे हैं, जंगल से अपने मतलब उनका ऑक्यूपेशन ये कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये
आंसर जो है ये मार्किंग स्कीम जो होती है ना, ये मार्किंग स्कीम आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, हमारा इनफैक्ट, ठीक है, टीम डीएसआर, तो उस पे आप क्या कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union, ठीक है, Dash was chosen as its headquarters। कहां से आया है सवाल? कोई बच्चे सोच रहे होंगे हिस्ट्री से होगा, नहीं, ये पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से सवाल आया है। पावर शेयरिंग में हमने देखा कि बेल्जियम में जिस तरह से उन्होंने अकोमोडेट करा डाइवर्सिटी को, तो जब यूरोपियन यूनियन बनाई गई तो यूरोपियन यूनियन बनाने के बाद में ये सोचा गया कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां रखा जाए, तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स जो है वहां पे यूरोपियन यूनियन का कैपिटल रखा गया है ना। तो ए इज द राइट आंसर, ब्रसेल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? सबसे पहले नैरो डाउन करने वाली अप्रोच अपने दिमाग में बैठा लेना कि सवाल आ कहां से रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग? मेजोरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग को कौन सा स्टेटमेंट बेहतर तरीके से समझाता है? सारे ऑप्शंस पढ़ना, सारे ऑप्शंस पढ़े बिना कूदना मत आंसर पे। तो पहला ऑप्शन है मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सही बात है वैसे तो, मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस की बात करती है और पावर शेयरिंग सबके बीच में पावर शेयर करने की बात करती है। लगा दे क्या? लगा देंगे, लेकिन जब तक 3 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर टिक लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द नीड फॉर कंसेंसस बिल्डिंग, नहीं, कंसेंसस की तो बात ही नहीं होती है। मेजोरिटेरियनिज्म में तो मेजोरिटी क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो ये गलती हो गई यहीं, ठीक है। व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस द एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, नहीं, ये गलत है। मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अकोमोडेट ही नहीं करता है मेजोरिटेरियनिज्म। पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस द नीड फॉर मेजोरिटी रूल, ये भी गलत है, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द नीड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ना जी ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म में तो वो डोमिनेट करने की बात करते हैं ना। पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस द यूज ऑफ फोर्स टू इंपोज मेजोरिटीज विल, ये भी गलत है। पावर शेयरिंग में तो सबको समान रूप से देखा जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? देखो वैसे तो हमें एक बार में पढ़ते से पता चल गया था कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी क्यों ऑप्शंस पढ़ते हैं? क्योंकि ये मैं अपने बेस्ड एक्सपीरियंसेस पे कह रहा हूं कि कभी कभी हमें लग सकता है कि ये सही है, और हम जल्दीबाजी में इतनी आतुरता दिखाने की ऑप्शन जो हमें पहली बार में पढ़ने में लग गया उसको टिक लगा दिया, और जबकि आंसर नीचे होता है। सिमिलर ऑप्शंस भी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बाय द वे ए है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए, रीजन आर, ठीक है, असर्शन रीजन आ गए। अब असर्शन रीजन में क्या है निंजा टेक्निक? स्टेप 1 असर्शन चेक करेंगे, स्टेप 2 रीजन चेक करेंगे, स्टेप 3 ये देखेंगे कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। हो सकता है, होता ही है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, ये शब्द हमने देखा है। उल्टा हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी ना हो, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगी ही होगी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है और क्यों होती है, अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो अपने को उसका आंसर रीजन में मिलना चाहिए। तो ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन दिस वे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सारे इंडिविजुअल्स जो है उनका इक्वल से होता है इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गॉट इट? ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन। राहुल के पास में एक बोरी है जिसके अंदर क्या है, कॉटन है, रुई है, ठीक है। बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट, ठीक है, उसको लेकिन गेहूं चाहिए भाई साहब। और अंशु जो है, अंशु के पास में एक बोरी है जिसके अंदर व्हीट है, लेकिन अंशु को कॉटन चाहिए, ठीक है। तो जहां दांत है वहां चने नहीं, जहां चने है वहां दांत नहीं है, वैसी कहानी है। मतलब दोनों को अपोजिट चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। अब दोनों को, क्योंकि क्या हो रहा है कि व्हाट वन इज ट्राइंग टू सेल एंड बाय द अनदर वन इज विलिंग टू बाय, वैसी वाली सिचुएशन हो गई कि जो ये बेचना चाह रहा है वो खरीदना चाह रही है, उस टाइप से। तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ वांट दे मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर वो वांट नहीं है, ठीक है, तो वो अपने गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन देयर इज द नीड टू एक्सचेंज, तो उस कारण से ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा। तो which one of the following would be best option that describes the mutual exchange of goods and eliminate the exchange of goods, ठीक है। अब आ जाओ
क्वेश्चन यहां पे ये तो कहानी हो गई, ये तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में पूरी कहानी हो गई जो आपको फंसा के रखेगी। क्वेश्चन मेन समझना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स किस चीज से हो रहा है, तो वो हो रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के कारण। चारों ही ऑप्शन में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड तो आगे दिया ही है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन हो शुरुआत में तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड आना ही है। एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की जरूरत ही ना पड़े, मतलब चाहे राहुल कुछ भी खरीदना चाहे, कुछ भी बेचना चाहे, उसके पास कॉटन है, वो कॉटन बेच दे और फिर वो पैसा लेकर बैठा रहे, और जब उसको कहीं पे वीट मिलेगा तो वीट खरीद लेगा। उसको अंशु जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा जो वीट ही दे रहा हो और कॉटन ही ले रहा हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की जरूरत ना पड़े। एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या चीज कर सकती है, तो वो एकमात्र चीज है मनी। समझ में आया, मतलब अगर उसको ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को एलिमिनेट ही कर देना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की सिचुएशन को एलिमिनेट ही कर देना है, तो वहां उसको मदद मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ मनी से। तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, 1% कठिन नहीं है। पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि किसने कितना समझा सवाल को। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, यू आर अ सिटीजन ऑफ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बधाई हो। ठीक है, आप उस देश में हो जहां डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव। ठीक है, एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, अब आपको यह इंश्योर करना है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, पावर शेयरिंग का सिस्टम इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है, कोई एक ब्रांच एब्सोल्यूट पावर एंजॉय नहीं कर रही, सबके पास बराबर पावर है। Which of the following measures would best meet this goal? और ये कैसे हो पाएगा कि सारी ब्रांचेस के पास में बराबर पावर हो? तो पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ये हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। ऐसा तब इंश्योर हो पाएगा जब पावर को आप अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर दोगे, है ना। तो ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर ओनली, ना जी ना, ये तो गलत है। ठीक है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट और द प्रोविंसेस विद ईच लेवल हैविंग देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे फेडरलिज्म हो रहा है, इससे फेडरलिज्म हो रहा है। हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि कोई एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट पावरफुल ना हो, ये तो फेडरलिज्म की बात कर रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन सी देखें। ठीक है, तो पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस विद ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटीज एंड पावर। ठीक है, हर ब्रांच की अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर को शेयर कर दो, तो वो सी इज द राइट आंसर। लेकिन डी पढ़ेंगे, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे नेशनल, रीजनल, तो अगेन ये भी फेडरलिज्म को ही दर्शा रहा है। तो यहां सी इज द राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। और पिक्चर आ गई। अब सुनो, मैं कहानी बताता हूं तुम्हें, बहुत मतलब दिस इज द 5th बैच फॉर मी, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते 5वां साल है। और पहली बार जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे ना, जब मेरा फर्स्ट ईयर था पढ़ाते समय, उस ईयर में पहली बार पेपर बदला था, पैटर्न बदला था। तो उसके पहले तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आते थे इतने ज्यादा। ठीक है, तब पहली बार पैटर्न बदला था सीबीएसई का। और तब पहली बार सीबीएसई का जब पैटर्न बदला था, तब पहली बार ऐसी कुछ रंग बिरंगी सी चीज इंट्रोड्यूस करी थी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बोलते थे जिसको, कि बुक के अंदर से एक पिक्चर दे देंगे और पिक्चर पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। भाई साहब बहुत एक्साइटेड थे सब। तो उसमें पहली बार के सैंपल पेपर में 2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। कौन कौन से? एक हिस्ट्री का दिया था, मुझे स्टिल वो ध्यान है, एक जर्मेनिया की इमेज वाला दिया था। ठीक है, एक हिस्ट्री का दिया था और एक सिविक्स का दिया था, कोई सा कार्टून। ठीक है, सिविक्स में बहुत सारे कार्टून है ना। तो मैंने पूरे वीडियो लेक्चर बना दिए। आंसर ही आ गया क्या? हाँ, मैंने पूरे वीडियो लेक्चर बना दिए। किस चीज पे? कि हिस्ट्री की सारी पिक्चर्स, सिविक्स के सारी पिक्चर्स। एक बहुत पुराना चैनल था, उस पर मैंने बना के रखा है, इफ यू विश आप वो देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया ही नहीं, मोए। ठीक है, तो एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अगले साल पेपर कैंसिल हो गए। ठीक है, कोविड वाला। फिर उसके बाद में जैसे नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर पेपर हुआ था और उसके बाद में कोविड लगा था, तो उसके नेक्स्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें भी नहीं आए थे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी नहीं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए, मोए। उसके बाद में पेपर कैंसिल हो गए। फिर टर्म 1 टर्म 2 हुए, उसमें भी नहीं आए। फिर लास्ट ईयर वाला जो गया, तो लास्ट ईयर भी क्या है, एक सेट में एक पिक्चर आई थी और वो ऐसी आई थी, किसी से नहीं बनी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो पूरी कहानी बताई, कंक्लूजन क्या है सर, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो देखो, सैंपल पेपर में दे रहे हैं वो। ठीक है, तो हम अपनी तैयारी बेहतर करके चले, तो हर पिक्चर का एक ओवरव्यू जरूर लेके चलना।
मैंने इनफैक्ट वीडियोस भी बना के रखे हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी कि क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। तो पढ़ के तो चलेंगे हम, अपनी तैयारी बेहतरीन करके चलो, आना ना आना सीबीएसई वाले के हाथ में, ठीक है सीबीएसई वाले के हाथ में, तो ये करेंगे पर पढ़ के सब चलेंगे। अब जैसे ये पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग देखिए आपने, पेंटिंग कहां की है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, रिस्टेक, डूमा, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सेंट पॉल चर्च में लिबरल मिडिल क्लास के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं 1848 में, ठीक है, वो ऑल जर्मन कांग्रेस बना के जाते हैं, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, राजा बोलता है चलो निकलो, ठीक है। तो वो सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी ना, ये वो दर्शाती है पिक्चर, ठीक है। आंसर इज ए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो समझ में आ गया ना। अब कोई नहीं पूछेगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि सर पिक्चर बेस्ड का क्या करना है। करना वो है जो हम अपने बेहतर कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी बेस्ट करके चले। समझ गए पार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कुछ हमारे बच्चे जो होते हैं प्यारे, वो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, मतलब वो देख नहीं सकते ना, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन उनके तो किसी काम का नहीं होता है। तो उनके लिए जो सवाल आते हैं तुम्हें ये अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स ही अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था उसके बदले में। तो which of the following does the symbol crown of oak leaves? जैसे अगर आप देखेंगे तो जर्मेनिया की जो इमेज है उसमें उसने अपने सिर पे क्या क्राउन पहन के रखा है, ओक लीव्स का, ठीक है। ओक लीव्स का क्राउन पहन के रखा, वो क्या दर्शाता है, तो वो हीरोइज्म को दर्शाता है। अलग अलग सिंबल्स है ना, सॉर्ड है और जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है, राइजिंग सन है, तो अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। वो सिंबल ध्यान कर लेना, उस पर क्वेश्चन मैंने देखे हैं क्योंकि रिपीटेटिव टर्म्स में आते हैं। तो क्राउन ऑफ ओक लीफ जो है वो हीरोइज्म को दर्शाता है। डी, हीरोइज्म इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इवेल्युएट द इंपैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड को जब खोल दिया गया तो उससे क्या होगा, वो उस कंटेक्स्ट में चीजें पूछी जा रही। इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम अपनी ट्रेड को ओपन अप कर देते हैं कि आने दो, ठीक है, उस टाइप से। द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज, यस व्हाई नॉट, ठीक है। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। ग्लोबलाइजेशन से, फॉरेन ट्रेड से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वन तो होगा ही भाई साहब, ठीक है, वन तो दिख रहा है हमें, ठीक है। आपको करेक्ट वाला ही पता करना है ना, हाँ ये जरूर देख लिया करना, करेक्ट ही पता करना है। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन मतलब क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंपनीज के बीच में, एक कंपनी यूएसए में एक चाइना में, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में वो, ठीक है, वहीं से धनुष्मान चला रहे हैं। कैसे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू कॉम्पीट कर रहे हैं वो फॉरेन ट्रेड के चलते। जब इकोनॉमीज ओपन अप हो जाएगी तो वो प्रोड्यूसर जो अलग अलग जगह पे बैठ के कंपीट करेंगे। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो ही जाता है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। देखो अब मैं आपको एमसीक्यू का एक राज बता रहा हूं। जब भी एमसीक्यूज में कोई भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम में जाके बात करता है ना, जैसे एक्सट्रीम वर्ड ये होते हैं ऑलवेज, ओनली, ठीक है। जब भी कोई वर्ड एक्सट्रीम में जाके बात करता है तब आपको अपने दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लेना चाहिए कि क्या सच में ये सही आंसर है या नहीं है ना। तो यहां पे जब ऑलवेज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड्स ना जी ना, क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे कभी कभी चूना भी लगा दिया जाता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 2 3 आर अप्रोप्रिएट, बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 2 3 आर अप्रोप्रिएट, समझ में आ गया, बी इज द राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो, चूज द करेक्शन, करेक्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। If a government provides its citizens a right and means to examine the process of decision, it is dash। मतलब अगर एक सरकार अपनी जनता को ये ऑप्शन दे रही है कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं, आप देख सकते हो आके, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं ना, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। समझ में आया। तो अगर गवर्नमेंट सिटीजंस को राइट्स दे रही है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं सिटीजंस की कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। बट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में आंसर दिया है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो कि गलत है, थप्पा, ठीक है, पकड़ लिया। तो ये एक एरर है, सुधार लेना और बता देना उनको भी, ठीक है। तो हो सकता है गलती कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है ना, इतना भयंकर कैसे होता है लेकिन। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे
इट इज अकाउंटेबल, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ध्यान रखना, राइट आंसर इसका सी होगा। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ए दिया है, उसको सुधार कर लेना, दोस्तों को भी बता देना और सबको बता देना, ठीक है, तो ये गलत है, ट्रांसपेरेंट होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जैसे क्या है, अगला सवाल जैसे अगर आप देखोगे तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट शेप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शेप देने के लिए बहुत सारे इवेंट्स हुए, रॉलेट एक्ट हुआ, सत्याग्रह हमने किया, सत्याग्रह के बाद में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में खून खराबा, ये वो खिलाफत इशू, फिर जाके कई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। तो वो सीक्वेंस जमाना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिए देखो, जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो जनरल डायर तो गोली बहुत बाद में चलाएगा ना, पहले माहौल तो बनने दो। फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इन द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जबरदस्ती लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था, तो ये कारण था, ये सबसे पहले हुआ होगा, मान के चलते पहले सारा पढ़ते हैं, ठीक है। द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। तो भैया देखो ऑटोमन एम्पायर जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो मार्च में क्या हो रहा था, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी, लेकिन पूछ क्या रहे, फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो एक चीज समझना, इवेंट और मूवमेंट में डिफरेंस होता है। रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जैसे देखेंगे तो वैसे तो मूवमेंट स्लोली और ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं, रेवोल्यूशन सडन, स्पोरेडिक और अब्रप्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इवेंट हो गया जो कि एक दिन से एसोसिएटेड है। कौन सा है, 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो उसको एक दिन में आप क्या कर सकते हो, बांध सकते हो, वो एक इवेंट था। लेकिन जो एक मूवमेंट होता है ना, वो किसी दिन का मोहताज नहीं होता है, मूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक दिन में नहीं हुआ, 1947 15 अगस्त को आजादी मिली, वो एक इवेंट है। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस का इवेंट था, मूवमेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक चला है, 100-200 साल तक संघर्ष किया, तब आजादी मिली है, समझ गए ना। तो उस तरह से क्या हो रहा है ना, मूवमेंट को आप एक डेट में डिफाइन नहीं कर सकते। तो मार्च 1919 के बाद भी चलता रहा मूवमेंट। जैसे अगर आप देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ क्लब किया गया था, तो जनवरी 1920 में शुरू हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को, थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है बस यहां, ठीक है। फिर क्या है, गांधी जी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह कब लॉन्च किया, हाँ ये एक दिन है, हमें पता है 6 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि अपन हड़ताल ऑर्गेनाइज करेंगे, आ जाना सब, 1919, है ना। चलो अब अपन यहां से शुरू करें कि क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। तो सबसे पहले दिखती बात है कि फोर्स रिक्रूटमेंट ही हुआ था, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट 1914 से चालू कर दिया था जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फोर्स रिक्रूटमेंट 1914 से, तो 2 पहले आना चाहिए, 2 पहले आना चाहिए, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है 2 पहले, 2 सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 के बाद में ये कह रहे हैं 1, 2 के बाद में कह रहे हैं 1, जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, ये 13 अप्रैल को हुआ था। तारीख भी बता दे रहा हूं, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब 2 के बाद में 1 बोल रहे हैं। अब जितनी गिनती हमने पढ़ी है उस हिसाब से तो क्या है कि 6 पहले आता है और 13 बाद में आता है। तो आइडियली क्या होना चाहिए ना, 2 के बाद में 4 वाला ऑप्शन आना चाहिए, है ना। 2 के बाद में 4 वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं, 2 के बाद में 4 वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं। तो जो सीबीएसई ने आंसर दिया है बी, वो आंसर गलत है, वो आंसर गलत है, ठीक है। 2 के बाद में 1 हो ही नहीं सकता है, 2 के बाद मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट के बाद में क्या होना चाहिए, अभी जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो क्या है, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा 6 अप्रैल से, ठीक है, ध्यान आ रहा है। तो आंसर आइडियली होना चाहिए 2, 2 के बाद में 4, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 1, 4 के बाद में 1 और 1 के बाद में 3। अब देखो मैं वही बता रहा हूं कि क्या हो रहा है ना, डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मार्च 19 आ गया, ठीक है, मार्च 1919 आ गया। तो आइडियली तो देखा जाए तो 2 के बाद में 3 आना चाहिए, लेकिन 2 के बाद में 3 का भी कहीं पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये मार्च 1919 हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि स्टेटमेंट आगे क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो मूवमेंट तो कब तक चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ क्लब किया गया था। तो क्या होना चाहिए, जिनका नंबर्स पता है उस हिसाब से पहले फोर्स रिक्रूटमेंट, फिर फोर्स रिक्रूटमेंट के बाद में रॉलेट सत्याग्रह, फिर गोली चल गई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। और क्योंकि ये मूवमेंट है तो इसको अपन लास्ट में रख सकते हैं,
ऑप्शंस में वैसा कुछ नहीं दिया है, तो ऑप्शंस गए एक तरफ, तुम अपनी कहानी को समझो, अपना दिमाग लगाओ, जितना पढ़ा है हमने, जो एनसीईआरटी कहती है उस हिसाब से समझ गए, सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, मुस्कुरा दो चलो इसी बात पे। तो ऐसे थोड़ा अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना का इस्तेमाल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th वाला, तो वो भी गड़बड़ आंसर था 13th वाला। 14th वाले आंसर को अगर देखें अपन, तो इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक है। हाँ भैया, क्या हुआ, जैसे अभी देखना आपने ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी थी, ठीक है, तो डिसरप्शन के कारण जितने ट्रांसपोर्टर्स थे और लॉरीज जो थी वो चलाते थे ट्रक, ठीक है, उन्होंने सब्जी और दूध ले जाना मना कर दिया गांव से शहर की तरफ। फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरिया, खाने की कमी हो गई, त्राही, ठीक है। वेयरएज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। Which of the following sector will be affected due to this situation started above, ठीक है, तो कौन सा सेक्टर अफेक्ट होगा इससे ये जो सिचुएशन डेवलप होगी। तो इसमें क्या लगता है आपको, आप ऐसे देख सकते हो कि फार्मर से और ट्रांसपोर्टेशन है, फार्मर से और ट्रांसपोर्टेशन है। अब अगर हम आपको बताएं क्या हो रहा है, फार्मर्स और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी आप जिस देखोगे तो फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फार्मर्स अपना सामान बेच नहीं पा रहे, खाने की कमी हो गई, कहां पे, अर्बन एरियाज में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे अगर आप देखोगे तो टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। टर्शरी और प्राइमरी तो आपको डायरेक्टली अफेक्ट होता देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में फार्मर्स, प्राइमरी सेक्टर दिख ही रहा है। लेकिन फार्मर्स अपना प्रोडक्ट किसको बेचते हैं, इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएगी। जैसे अपने उन्होंने अगर मान लो अपना जो मिल्क कलेक्ट करते थे वो मिल्क अगर सेल नहीं कर पाएंगे तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री जो है वो मिल्क के पैकेट्स कैसे बनाएंगी, समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सीबीएसई का ये आंसर सही है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट क्या है, Western printing technique and mechanical press were imported in the late 19th century as Western powers established their outpost in China. चाइना में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में गई, यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग डेवलप हो गई, और वही मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वापस आ गई चाइना में, और वेस्टर्न पावर्स ने अपना आउटपोस्ट चाइना में स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। असर्शन सही है क्या, लेट 19th सेंचुरी तक ये हो गया था, बिल्कुल हो गया था, ठीक है। बीजिंग, ठीक है, बीजिंग जो है चाइना की जगह है जहां ओलंपिक्स हुए थे, ध्यान है, became the hub of new printing culture catering to the western style of education। तो आप जिसे देखेंगे तो बीजिंग नहीं था, क्या था, शांघाई became the hub, शांघाई हब बना था, ध्यान आ रहा है, शांघाई became the hub, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ए इज द राइट आंसर, समझ गए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। एम gave his friend clue about a type of soil, ठीक है, एम का नाम रख देते हैं अपन क्या, मनोहर लाल, ठीक है। तो मनोहर लाल जो है तो वो क्या करता है, अपने दोस्त को क्लू देता है, हिंट देता है, ठीक है, एक सॉइल के बारे में बताता है जिस सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है। कूदना मत, क्या पता चल गया सर ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा, ठीक है। तो एम ने हिंट दिया कि जिस सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू प्रोवाइडेड बाय एम वुड बी द मोस्ट यूजफुल, ठीक है, उसने क्या हिंट दिया होगा ये पूछा जा रहा है, उसने क्या हिंट दिया होगा, ये पूछनी है कौन सी सॉइल थी, क्या हिंट दिया होगा ये पूछा है सवाल, समझ में आ गया। तो हिंट उसने दिया, इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। टर्न्स येलो व्हेन हाइड्रेटेड, तो ये तो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल हो गई, तो रेड एंड येलो सॉइल में कॉटन थोड़ी ना होता है। रिच इन कंकर एंड भांगर नोड्यूल्स, तो ये कंकर और भांगर जो है तो ये तो एलुवियल में होता है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल, ये तो एलुवियल की होती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल का सिर्फ एक ही हिंट हो सकता है कि ब्लैक सॉइल मॉइस्चर बहुत लंबे समय तक होल्ड करती है, क्रैक्स डेवलप हो जाती है, स्टिकी रहती है ना। तो क्लू वन सिर्फ ए में दिया है, तो क्लू 1 सिर्फ ए में दिया, ए इज द राइट आंसर। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी करते हैं हम, और जल्दीबाजी करने में इधर 1 2 3 जो रहता है तो इधर के 1 2 3 को ऑप्शन में 1 2 3 मान के लगा देते हैं। वो जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्लू पकड़ो आप, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ने का तो ऑप्शंस ये देखो एबीसीडी, कि एबीसीडी में वो दिया है कि नहीं, और फिर सेलेक्ट किया करना, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, तो चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द इमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज,
ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिंपल सी चीज है बिना ऑप्शन देखे भी, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इमर्ज हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा सकता है, तो वो अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में, और तब डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि द इमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मॉनिटरी, ठीक है, मॉनिटरी डेमोक्रेसी नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, डिफरेंट कंट्रीज, दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सी चीज, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर देना, कंपटीशन तो दिख ही रहा है डिशुम डिशुम, ठीक है। लिबरलाइजेशन जो है तो वो सॉरी ग्लोबलाइजेशन जो है तो वो इंटरकनेक्शन की बात करता है, इंटर कनेक्शन और इंटीग्रेशन की बात करता है, ठीक है। तो बी ग्लोबलाइजेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, which of the following statements is correct keeping the requirement of formation of government, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए, which of the following statement is correct keeping the requirement of formation of government in mind, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझना, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, हो सकता है, पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर सारे लोग सपोर्ट करते हैं उसको, तो ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट एक्सक्लूसिवली, लेकिन मोर और लेस हमेशा पार्टीज ही सरकार बनाती है, ठीक है, रखते हैं, डाउट में रखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। देखो वैसे तो सरकार जिसको सपोर्ट मिल जाएगा वो सरकार बना सकता है, चाहे वो पार्टी से हो चाहे ना हो, ठीक है, तो डाउटफुल है। आगे देखें, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म, ठीक है, बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजोरिटी। तो मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट में एक शब्द बोला था, अगर ध्यान हो तो, जिसके पास मेजोरिटी उसकी सरकार, ठीक है, तो मेजोरिटी तो शब्द आ गया इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो सरकार बनती है सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो चुनी गई है, इलेक्टेड होना चाहिए, नॉन इलेक्टेड थोड़ी ना बना पाएंगे कोई भी, ठीक है, और मेजोरिटी होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट बेस्ट सूट कर रहा है किस चीज को, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाली चीज को, फोर्थ स्टेटमेंट बेस्ट सूट कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि अब जोड़ी देखो नीचे, 1 2 आर राइट, नहीं इसमें 4 है ही नहीं, 1 2 3 आर राइट, इसमें 4 है ही नहीं, ओनली 3 इज राइट, इसमें 4 है ही नहीं। 4 तो होना ही होना चाहिए, चाहे बाकी 7 में कोई होना हो, ठीक है। तो ये मैंडेटरी टाइप से चीज थी, तो वो सिर्फ डी में है, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस के साथ खेलना सीखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस के साथ खेलना सीखना, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, असर्शन ए और रीजन आर मार्क्ड है 2 स्टेटमेंट्स में, ठीक है। आपको सही आंसर क्या है बताना है, ठीक है। अब जिस देखेंगे तो इंडिया इज अ कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप, मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप है हमारे देश में, हमें पता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मल्टीपल पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे यहाँ, और सबकी पूरी पूरी उम्मीद रहती है कि सरकार बना लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है, सही है, ठीक है, इनफाइनाइट ऑप्टिमिज्म, ठीक है। आगे देखिए तो क्या है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बात तो सही है, मल्टी पार्टी में कौन किसका कुर्ता फाड़ रहा है कब पता ही नहीं चलता है, इंस्टेबिलिटी है, कौन कब पार्टी बदल रहा है रातों रात पता ही नहीं चलता है, तो इंस्टेबिलिटी है और मेसी सिस्टम बन जाता है। लेकिन इसलिए नहीं है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, हमें रीजन को मतलब असर्शन को सपोर्ट भी करना है ना रीजन से, तो रीजन सही है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन कि व्हाई इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। रीजन शुड एक्सप्लेन असर्शन, तो वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज द राइट आंसर। तो इस केस में बी सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, समझ में आया, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपको आपके स्क्रीन पर, बताइए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, 20 में से 20 नंबर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग ऐसे थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पूरे क्वेश्चन देखते गए सर, पूरे सही सही बन रहे थे, आप जैसे बता रहे थे। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में गलती थी, हमने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया था, हमारे पूरे पूरे सही थे,
ठीक है। चलो, तो अब उसके बाद में 2 नंबर के क्वेश्चन कितने बताए थे मैंने, 4 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो स्टडी द मैप थोरोली एंड मेंशन द लैंग्वेज दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी भाषाएं प्रोमिनेंटली बोली जाती है, मैप भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, सब दे दिया उसमें। मैं अगेन वही कह रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी इन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ना रटने का झंझट ना कुछ। ऐसा देखा है, क्वेश्चन पेपर में आंसर दे दिया, बताओ ये लिखा देखो, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लैंग्वेज जो है आपको भी बताना है कि डोमिनेंटली प्रेजेंट कौन कौन सी, फ्रेंच और डच। जर्मन स्पीकिंग क्या है, जर्मन स्पीकिंग 1% कर दिया कोने में, ठीक है, वो डोमिनेंटली में नहीं आएगा, ठीक है, डोमिनेंटली में नहीं आएगा। तो फ्रेंच और डच लिखना है आपको आंसर में, बस सिंपल, ठीक है। द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम आर डच एंड फ्रेंच, 2 नंबर मिल जाएंगे इतने के, ठीक है। ये हो गया कुछ। अब जो जैसे जो हमारे प्यारे बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है, जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उनको बिना इमेज के वही पूछ लिया, मेंशन द लैंग्वेज देता है डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम, आंसर वही होगा डच एंड फ्रेंच, ठीक है। चलो सीधा जितना पूछा जाए उतना लिखना है, 17 चीज नहीं लिखना है, डच आर इन मेजोरिटी, फ्रेंच आर इन माइनॉरिटी, कैपिटल और ये पूछा ही नहीं, 2 नंबर सीधा सटीक और आगे बढ़ो। आगे वाले क्वेश्चन में जिसमें पूछा उसमें लिखना पेड़ भर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कंकरर was not the conventional military weapon at all. Justify the above statement by giving 2 reasons. 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 रीजन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि जो स्पेनिश कंकरर्स थे, जब वो अमेरिका में गए तो अमेरिकन रेड इंडियंस जो थे, नेटिव्स जो थे, उनको उन्होंने हरा दिया, और हराने में हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं है, हाथ से गोली चला दी उन्होंने। कैसे कैसे हराया था, तो आंसर क्या होगा आपको पता है, 2 पॉइंट्स में बताना है कि जो स्पेनिश कंकरर्स थे तो उन्होंने सुपीरियर वेपन्स का तो इस्तेमाल किया नहीं, स्मॉल पॉक्स प्लेड अ फेवरेबल रोल फॉर देम, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख देंगे, स्मॉल पॉक्स की मदद से जीते, और दूसरा लिख देंगे कि जो अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन थे, दे वर नॉट इम्यून टू द डिसीजेस व्हिच केम फ्रॉम यूरोप, ठीक है। तो उसके पहले कि स्पेनिश कॉन्करर्स वहां पहुंच पाते, ठीक है, द डिसीजेस क्लियर्ड द वे फॉर देम, इसके चलते बहुत सारे अमेरिकन की डेथ हो गई। दोनों पॉइंट वही लिखना है, ठीक है। तो ये इंट्रो हो गया। दे यूज जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स व्हिच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe, ठीक है। This disease erased the whole community, leading to the conquest. This biological warfare in the mid 16th century made it easy for Spanish to overpower the Americans, ठीक है। सिंपल दोनों पॉइंट आपको जो मैंने बताया वही लिखना है, ठीक। सारे आंसर ये मैं दे दूंगा आपको। 23 मतलब ये और में है। अच्छा सुनो, एक और चीज बता रहा हूं, जब क्वेश्चंस और में आएंगे ना, तो जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत भयंकर ही कॉन्फिडेंट हो, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जब और में आए तो, ठीक है। तो अब जैसे ये और में आया, तो अब दोनों में से जो आपको सही लग रहा हो, traders and travelers introduced new crops to land they traveled, substantiate with statement with illustrations। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल देना है, तो आप लिख देते हो जैसे क्या कि पास्ता जो है तो वो इटली में अरब लेके गए, अरब ट्रेडर्स, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो नूडल्स जो है वही वेस्ट में जाके स्पेगेटी बन गए, तो इलस्ट्रेशन मतलब वही एग्जांपल्स। तो ये 2 एग्जांपल्स लिख दिए। बहुत सारा हमारा कॉमन फूड जो है जो हम आज यूज कर रहे हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ये सब, ठीक है, दिस वाज नॉट नोन टू अस बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो जो भी 2 पॉइंट आपको रिलेवेंट लग रहे हैं वो 2 पॉइंट 2 नंबर के हिसाब से एग्जांपल लिख दो, ठीक है। जैसे ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड दे ट्रैवल्ड, जैसे नूडल्स जो है वही क्या बन गए, स्पेगेटी बन गए, ठीक है। अरब ट्रेडर्स जो है पास्ता लेके गए, ठीक है, कहां, अरेबियन कंट्रीज से इटली की तरफ। सिमिलर फूड वाज नोन इन इंडिया एंड जापान सो दैट द ट्रुथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा खाना था जिनका जो खाना हमारा नेटिव नहीं है लेकिन उनका ओरिजिन कभी पता ही नहीं चला, तो वो कैसे गया होगा, खाने के पैर नहीं निकले, ट्रेडर्स ही लेके गए होंगे। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोस, चिली, स्वीट पोटैटो, ये हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं था अंटिल अबाउट 5 सेंचुरीज अगो, जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that came to be known as America। समझ में आया? In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians। तो this is what it is, ठीक है। These are some of the examples जो ये बताते हैं कि ट्रेडर्स ट्रैवलर्स ने न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी। अपने शब्दों में लिखो, नॉट नेसेसरली सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में जैसा लिखा है
उन्हीं शब्दों में लिखना होगा। आइडिया वही रहेंगे, मतलब आंसर के पॉइंटर्स वही रहेंगे, लेकिन अपने शब्दों में लिखो, बेधड़क होकर लिखो, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है, मिस्टर पलानी, हेलो मिस्टर पलानी, मिस्टर पलानी इज फ्रॉम तमिलनाडु, वड़कम। आगे क्या है, विश टू कल्टिवेट आइदर टी और व्हीट। तो उन्होंने बोला या तो मैं चाय की खेती करूंगा या तो मैं गेहूं लगाऊंगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन में मुझे जाना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द क्रॉप आउट ऑफ द टू कैन ही कल्टिवेट इन हिज स्टेट। उनके राज्य में, तमिलनाडु में कौन सी क्रॉप कर सकते हो। दिमाग लगाना है, बस किसान बनना है थोड़ा सा आपको। हमने अलग अलग क्रॉप्स पढ़ी है। व्हीट इज बेस्ट ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। क्यों? क्योंकि वहां वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। टी को क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? टी इज बेस्ट ग्रोन इन, जैसे असम हो गया, लेकिन उसके अलावा भी उसको वैली एरिया चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, रेन शावर्स, फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन शावर्स, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी इक्वेटोरियल टाइप की होना चाहिए, ठीक है। तो तमिलनाडु में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाएगी, रेनफॉल वगैरह मिल जाएगा। तो जो बेटर सूट कर रही है ना उनकी नीड को, वो चाय है। तो टी के बारे में हम लिख सकते हैं। अब वो ये बोल रहे सब्सटैंशिएट योर आंसर विद 2 रीजंस। तो आप बता देंगे, पहले तो आप लिखना शुरू करेंगे मिस्टर पलानी कैन ग्रो टी इन हिज स्टेट, रीजन फॉर दिस आप बताएंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन शावर्स चाहिए रहती है, वो अवेलेबल होगी तमिलनाडु में, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा, एंड एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया, मस्ट कल्टिवेट टी इन तमिलनाडु, सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो जाती है, वेल ड्रेन, डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन, लेटराइट सॉइल, रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, ठीक है। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट तमिलनाडु में मिल जाएगा, उतनी ठंड नहीं पड़ती है, फ्रीक्वेंट रेन शावर्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर भी मिल जाएंगे। तो वही क्लाइमेटिक कंडीशंस आपने लिख दी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मेंशन एनी 2 रीजंस टू स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री आपको बताना है। तो हाउ, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? तो आप बताएंगे 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहां, सेंट्रल और स्टेट है ही। 1992 के बाद में हमने लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन कर दिया। जो भी रिलेवेंट पॉइंट आपको लगे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव में शेयर करके रखा है, ठीक है। हमारे यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अलावा स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जांपल है। जुडिशरी है हमारे यहां, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो भी रिलेवेंट पॉइंट आपको लग रहा है लिख सकते हो, 2 पूछे 2 नंबर में लिख के आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल। तो जैसे डिवीजन ऑफ पावर बता दिया गया, क्या कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है हमारे यहां, ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला एक पॉइंट लिख दिया कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जहां क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशरी की तरह काम करता है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है, जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देता है। फाइन, उसके अलावा भी कोई रिलेवेंट पॉइंट अगर लिखना चाह रहे हैं आप, तो 2 पॉइंट लिखना है, उसमें 5 पॉइंट है उस टॉपिक में। ध्यान आ रहा है? जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, आप यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट के थ्रू क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जैसे फेडरल कंट्री में पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो हमारे यहां राज्यसभा का सिस्टम है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको इतना टिपरा होगा, पॉइंट नहीं टिपरा, छोड़ो। जो एनसीईआरटी में पढ़ाया है, 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट यूनियन लिस्ट जो है वो वाला पूरा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाला, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जुडिशरी है। उसके बाद में रेवेन्यू वाला पॉइंट लिख सकते हो कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वट एवर यू फील गुड, ठीक है। 2 पॉइंट में आंसर कंप्लीट होना चाहिए। बधाई हो, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है, देखो, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सोशल लाइफ्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। 3 नंबर से क्वेश्चन चालू हो गया यहां पे। 3 नंबर के क्वेश्चन में मतलब बस थॉट प्रोसेस ये बदलना चाहिए आपकी कि 2 नंबर का है तो मिनिमम 2 पॉइंट तो जाएंगे, 3 नंबर का आ गया तो मिनिमम 3 आइडियाज तो जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है, देखो अब जरा, प्रिंट कल्चर का वुमेन की लाइफ पे क्या इंपैक्ट था। तो सिंपल सी चीज आपको बताना है इस सवाल में क्या कहते, देखो वही मैंने आपको जो आइडिया दे दिया है कि 3 पॉइंट्स मिनिमम जाएंगे हमारे, तो आप बताएंगे। और ये पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है कि इंपैक्ट ऑन सोशल लाइफ ऑफ वुमेन। तो वुमेन अब लिखना शुरू कर चुकी थी, पढ़ना शुरू कर चुकी थी, ठीक है। एग्जांपल्स में आप राज सुंदरी देवी के बारे में लिख सकते हो, एग्जांपल में आप जैसे ताराबाई शिंदे, कैलाश भाषिनी देवी के बारे में लिख सकते हो। तो वही सारे पॉइंट जाएंगे जो प्रिंट कल्चर ने इंडिया में वुमेन की लाइफ पे क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th century played a crucial role awakening the social life of women, ठीक है। कैसे कि अब वुमेन मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक, ये उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाए, ओपिनियंस दे पाए, ठीक है, ऑन डिफरेंट इश्यूज, एजुकेशन,
जेंडर इक्वालिटी, विमेन्स राइट। एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि प्रिंट के आने से क्या, जो लिबरल हस्बैंड्स वगैरह थे, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने विमेन फोक को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर स्कूल पहुंचाना चालू कर दिया। वही सारे एग्जांपल्स, जैसे राजसुंदरी देवी का आपने लिख दिया कि उन्होंने अपनी खुद से पढ़ाई करके अमर जीवन करके उन्होंने फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिख दी 1876 में। उस समय को समझो, और उस समय पे प्रिंट ने विमेन की लाइफ को क्या पंख लगा दिए वो देखो, ठीक है। बंगाली विमेन जैसे कैलाश भाषणी देवी जो है, उन्होंने बुक लिखी जिसमें वो विमेन के प्लिथ को दर्शाती थी, कितनी परेशानियां, डोमेस्टिक लेबर और अनजस्टली जो ट्रीट की जाती थी महिलाएं, वो सब कुछ लिखा। महाराष्ट्र में जिस देखोगे ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई जो थी, ठीक है, तो उन्होंने पैशनेटली अबाउट दी मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन के बारे में लिखा। तमिलनाडु की एक विमेन थी जिन्होंने क्या लिखा कि उनकी फॉर वेरियस रीजंस उनकी लाइफ बहुत कन्फाइंड थी और खुशियां बहुत कम थी, और उन खुशियों में से एक खुशी प्रिंट से आती थी। तो उस तरह से आपको यहां पे मिनिमम 3 आइडियाज, मिनिमम बता रहा हूं, ओवर एंड अबव आप अगर टाइम है आपके पास लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, तो उस तरह से एक अच्छा आंसर आर्टिकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि देयरफॉर प्रिंट हेल्प्ड अवेकन सोशल कॉन्शियसनेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। सिंपल। अगला सवाल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, कहानियां बन बन के आएगी। जैसे ये क्वेश्चन में देखो क्या है, अ वर्कर इन अर्बन एरिया who was working in a small factory was not paid his wages properly. He was forced to work extra hours under poor working condition. There was no job security. Recently he lost his job and found selling electrical item in push cart. ठीक है, हाथ गाड़ी में फिर वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेच रहे हैं, बल्ब ले लो ये वो। अब सवाल ये है, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर आपको डर लग रहा है ना कि पता नहीं सर ये कौन सा वर्कर है, बुक में तो दिया नहीं है वो, तो इस चीज को 2 मिनट के लिए भूल भी जाओगे। अगर ऊपर जो कहानी बनी है सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब आपको बताना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को कैसे बचा सकती है गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। लेकिन अब इस एग्जांपल को देखोगे तो यहां खेती की बात ही नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाए, रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाए, सब्सिडीज दी जाए, ये सारी चीजें सूट कर जाएगी इस वर्कर को भी, है ना। तो वही टॉपिक्स वही है, बस उनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा। नॉट एट ऑल टू वरी, दिमाग लगाओगे तो मतलब वही है कि आपको क्या करना होगा, स्थिति को समझना होगा। हमेशा मैं जो पढ़ाते समय भी कहता हूं कि सोशल साइंस जीता जागता सब्जेक्ट है, तुम्हें भी उसको जीना है बस, ठीक है। चलो, तो द फॉलोइंग आर द वे थ्रू व्हिच वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड। जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज जो है उनको रजिस्टर करवाया जाए गवर्नमेंट के पास में, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाए, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह ये सब कुछ। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स, ठीक है, तो सब्सिडीज और लोन दे सकती है अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट्स दे सकती है गवर्नमेंट, जिससे क्या हो कि ऐसे वर्कर्स जो उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो एटलीस्ट ये तो रहे कि कल को अगर उनके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो उनके पास सिक्योरिटी है, ठीक है। ये चीज हो गई 26th वाला क्वेश्चन। 27th, मिस्टर पवन अ विलेज हेड है मिस्टर पवन, wanted to create more job opportunities to increase the income of people of his village under मनरेगा एक्ट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मनरेगा एक्ट के तहत लोगों को काम दिया जाता है, हमें ये पता है, हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा कि मनरेगा एक्ट एक्सप्लेन करो, वो ये पूछ रहा है कि मिस्टर पवन और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना चाहते थे, लोगों की इनकम इंक्रीज करना चाहते थे जो मनरेगा में काम कर रहे थे, तो सजेस्ट एनी 3 एक्टिविटीज सो दैट पवन कुड इनिशिएट इन हिज विलेज। मतलब जॉब्स के लिए पवन क्या कर सकते हैं। तो अब आपको ये मनरेगा का भी कनेक्शन यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि मनरेगा के अंदर लोग पहले ही काम कर रहे हैं, उनकी इनकम और कैसे बढ़ सकती है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पवन कुड इनिशिएट द एक्टिविटीज सच एज द क्लीनिंग ऑफ लेक्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड ऑल इन हिज विलेज। छोटे स्तर पे डैम, ऐसा बड़ा बड़ा डैम नहीं, ताकि क्या होगा उससे, ताकि उससे ये होगा कि लोगों को काम भी मिल गया मनरेगा में, और साथ ही साथ डैम बनाएंगे तो इरिगेशन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो उनके खेतों में फसलें भी और ज्यादा ग्रो हो जाएगी, ठीक है। रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी गांव में, तो मनरेगा में ट्रांसपोर्ट रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवाओ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जांपल्स देना होंगे। जैसे वही है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो विलेज हेड है मिस्टर पवन, वो कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे लोगों की इनकम और बढ़ जाए, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, बाहर कुछ नहीं है, आसान भी है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, ठीक है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो पहली चीज वो कर सकते हैं, क्लीनिंग द लेक एंड पॉन्ड्स, ठीक है। तो क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड पॉन्ड्स कैन हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर इरिगेशन पर्पस। दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड
agricultural productivity, which in turn can increase the income of the farmer. Additionally, cleaning of the lakes pond can provide employment opportunities for the local people. ठीक है, इससे local people को employment opportunities मिल जाएगी. ठीक है, दूसरी चीज वही विलेज रोड कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाए ताकि क्या हो कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, गांव में लोगों के लिए कम्यूट आना जाना आसान हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी कि लोग आप क्या कर लगेंगे उस पे ऑटो वोटो चलाना चालू कर देंगे, कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दे. तो वही सारे पॉइंट जो हमने देखा था कि लक्ष्मी, बस लक्ष्मी की जगह पवन हो गया कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो की जा सकती है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी जाए. ठीक है, कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज वगैरह स्टैब्लिश कर दे जहां से लोग लोकल डेयरी फार्मर्स अपना दूध बेच सके अपने जानवरों का और 2 पैसे ज्यादा कमा लें. कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे हाउसेस, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह, जिससे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और लोगों को काम भी मिल जाएगा. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे ऐसे, इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि कैसे करेंगे क्या करेंगे. वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, सिंपल, सटीक, सीधे, बस दिमाग लगाना रहेगा. अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई. एग्रीकल्चर जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो खुद ही पूछ रहे 3 रिलेवेंट पॉइंट बता दो. एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को कैसे बूस्ट देता है? तो देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कैसे बूस्ट देता है, तो आपको इंटरडिपेंडेंस दर्शाना है. तो आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? एक मार्केट प्रोवाइड करता है. समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. ठीक है, इन सबको, जैसे कॉटन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कॉटन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मिल रहा है, वैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है तो वो डिपेंड करती है, मान लो चिप्स बना रहे हैं तो आलू के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? तो रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज को बूस्ट देता है. मार्केट एक्सपेंशन, क्या हो रहा है ना कि इंडस्ट्रीज में जो सामान बन रहा है, ट्रैक्टर, ट्रॉली और थ्रेशर मशीन और हार्वेस्टिंग मशीन, सब की सब मशीन किसी काम की नहीं रहेगी कि लोग खेती नहीं करेंगे. तो मार्केट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को. ठीक है, moreover the growth of agriculture sector increases the purchasing power of farmers who became significant consumer of industrial products. एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग खेती करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद में ही तो वो बाजार से वो सामान खरीद के लाएंगे जो इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं. सिंपल. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे लोग जो है तो जो अंडर एम्प्लॉयड है वो इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं, तो ऐसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है. उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे ना तो जैसे फूड प्रोसेसिंग और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो जॉब क्रिएट करती है एग्रीकल्चर से, मतलब इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर, गोज हैंड इन हैंड करके भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन. 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन समझो. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, सवाल ये है, पहला ये है, इन विच लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन वाई. तो 2-3 सवाल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है तो हम लिख देंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, तो 2 सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स विच प्लेज द रोल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, ये सब किस में आ जाएंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज वाले यूनियन लिस्ट में आ जाएंगे. 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया आपने. In which list the subject education is included? Education is included in concurrent list. Education concurrent list में आता है. और concurrent list में क्यों आता है education? क्योंकि concurrent list में वो issues आएंगे which are of common importance, state के लिए भी और center के लिए भी. और education ऐसी चीज है जो state और center दोनों को influence करती है, तो वो किस में आ जाएगी? concurrent list में आ जाएगी. ठीक है, तो the Indian constitution has 3-fold distribution of legislative power which contain 3 lists, union list, state list, concurrent list. The subjects that are included in union list are those that are under the exclusive jurisdiction of union government. ठीक है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स, जो सारी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की है जिसपे थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए रहती है, वो यूनियन लिस्ट में आएगी. ठीक है, तो वो लिख दिया अपन ने. उसके बाद में आप एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब कि दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पावर होती है जिनके पास पे लॉ बनाने की, वो सब्जेक्ट्स. ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं. सिंपल, सीधा, सटीक. ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का है. 29 तक 3 नंबर के है ना, 24 से 25, 26, 27, 28, 29. हाँ, 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं. तो अगर जैसे हम देखें, ये क्या है? कंपेयर टेबल ए एंड बी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो.
ये सैंपल पेपर में जैसे क्वेश्चन आए हैं तो वो एक पैटर्न है, वो एक टाइप है कि हाँ इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं अब ये क्वेश्चन क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जीडीपी में शेयर बता दिया, पहले 40% हुआ करता था, अब मात्र 11% रह गया। तो वो जो ग्राफ ऐसे ऐसे बार चार्ट में बनाया है उसको टेबल में लिख दिया है, बस डेटा मैनिपुलेट किया और कुछ नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन मैनिपुलेट की और कुछ नहीं है। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में अगर शेयर ऑफ सेक्टर्स देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में शेयर ऑफ सेक्टर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट में शेयर ऑफ सेक्टर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी का पहले भी सबसे ज्यादा था, अभी भी सबसे ज्यादा है। तो अब ये तो आपने डेटा बुक में देखा ही है, सिंपल वही बुक आपको दे दी, यहां पे ओपन बुक टेस्ट चल रहा है, बताओ सैंपल पेपर में आपको बुक दे दी है। आगे क्या है, अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, पहले प्राइमरी था अब क्या हो गया, टर्शरी हो गया, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, वो भी हमने देख लिया कि एम्प्लॉयमेंट में सिमिलर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सब्सटैंशिएट योर आंसर, तो अब आपको वही बताना है क्या कि सिमिलर शिफ्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। जीडीपी तो बड़ी है लेकिन जॉब्स में वो सिमिलर शिफ्ट इसलिए नहीं हुआ है, प्राइमरी रीजन यही है क्या कि failure to generate adequate number of jobs in secondary and tertiary sector. The growth of industrial output and service sector production has been significant. Growth तो हुआ है secondary और tertiary sector में, लेकिन corresponding increase in employment opportunities has been comparatively lower. ठीक है, तो उतनी jobs generate नहीं हुई है। दूसरा जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरा क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एक और कारण जो है वो ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी रह गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे रह गया भाई साहब, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले भी बहुत लोग काम कर रहे थे, अभी भी बहुत लोग काम कर रहे थे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा ही नहीं, क्या हुआ, ठीक है। तो उसके पीछे कारण है कि लोग पहले जो काम कर रहे थे वो भी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे थे, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो द प्राइमरी सेक्टर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, पीपल आर सीम टू बी वर्किंग, ठीक है, बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। अगर कुछ लोगों को रिमूव भी कर दिया जाए ना तो प्रोडक्शन जो होगा उसमें किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इंडिकेट्स दैट वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल, ठीक है, और उस कारण से प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, कम हुआ है। समझ गए, 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड पे जाओ, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स went up by more than 9 times during the period. Employment in the industries went up around 9 times. मतलब ये वाला पॉइंट अगर ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, as such not relevant। आपने इतना ये 2 पॉइंट में अगर समझा दिया है एक इंट्रो और कंक्लूजन के साथ में तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वो टेबल वाला क्वेश्चन था तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स को उसके अगेंस्ट में दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ में मदद करता है, सब्सटैंशिएट योर आंसर। तो यस, हम बोलते हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर इज बाउंड टू ग्रो। वो अजय देवगन वाला एग्जांपल ध्यान आया। अब लेकिन जो मार्किंग स्कीम में इसका आंसर दिया है ना, तो उसमें उन्होंने आंसर क्या लिख दिया कि रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर। देखो जैसे वही कि बेसिक सर्विसेज होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, इंडस्ट्रीज जब ग्रो होगी तो सर्विस सेक्टर और दूसरे सर्विस प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये आंसर इस चीज का नहीं है, इस चीज में आंसर क्या जाएगा, मतलब आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन। पूछा गया है कि टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो आपको बताना है कि जैसे जैसे सर्विस सेक्टर ग्रो होता है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होता है। इनफैक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है टर्शरी सेक्टर। एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, प्राइमरी की ग्रोथ सेकेंडरी की ग्रोथ, तो टर्शरी तो लगेगा ही लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये आंसर इररिलेवेंट है जो मुझे मार्किंग स्कीम में देखने को मिला, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आई गेस ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हुए, सेक्शन जो आपका है चेंज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सेक्शन डी आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे ए बी सी हो गया, ठीक है, डी है। तो एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन लोकल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज। माइनिंग एक्टिविटीज का हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल,
पल्मोनरी डिसीजेस हो सकती है, नॉक्शियस फ्यूम्स वगैरह निकलती है जिससे जो माइनर्स हैं वो हेल्थ लंग्स रिलेटेड डिसीजेस फेस कर सकते हैं, माइंस कोलैप्स हो सकती है, फ्लोरा एंड फौना वहां का डिस्टर्ब हो सकता है। सारे पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग वाले टॉपिक में है, ठीक है। जैसे द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग और द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स जो इनहेल किए जाते हैं माइनर्स के द्वारा वो माइनर्स को बहुत वल्नरेबल बना सकते हैं, पल्मोनरी डिसीजेस हो सकती है, मतलब लंग्स से जुड़ी हुई डिसीजेस। माइन रूफ्स कोलैप्स होने की रिस्क रहती है, फायर्स लग सकती है कोल माइंस में, ये समस्या हो सकती है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस जॉब की तरह है क्योंकि वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है, बहुत कचरा निकलता है, फ्लोरा एंड फोना वहां का डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर जो है लोकल वाटर सोर्सेस कंटामिनेट हो जाते हैं। इट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल लीडिंग टू सॉइल इरोजन, हैबिटेट पोल्यूशन। 5 नंबर में 5 पॉइंट आपने बहुत आसानी से लिख दिए यहां पे, समझ में आया। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं थी इसको। अब यही क्वेश्चन और में भी है, तो मैंने वही बताया तुम्हें, जो बेस्ट बने वो अटेम्प्ट करना जब और में क्वेश्चंस रहे। तो वैसे तो पिछला वाला बहुत आसान था, ये भी आसान है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो भी बन जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्सटैंशिएट करना है स्टेटमेंट को विद एग्जांपल्स। तो आप बताएंगे जैसे नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी का एग्जांपल दे दो, विंड एनर्जी का एग्जांपल दे दो, न्यूक्लियर एनर्जी का दे दो, सेफ होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो, खूब लिखो, मन से लिखो, लेकिन मतलब वो जो सवाल है उसकी गरिमा में रह के लिखना, ठीक है। जो पूछ रहा है वही कि एग्जांपल के तौर पे बताओ कि नॉन कन्वेंशनल कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शंस टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल होते हैं जैसे सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब एग्जांपल देती है। इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल है, खत्म नहीं होंगे, आप रिन्यू कर सकते हो। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन नहीं करते हैं। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ एनर्जी मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे वेस्ट जनरेट नहीं होता है, सोलर एनर्जी में क्या वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। जबकि आप वही देखोगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल होगा तो कोल में कितना ऐश और ये सब कुछ रिलीज होता है ना। फिर क्या है, द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड कंट्री बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ऑयल का, ये सारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करोगे तो इकोनॉमी में उतना बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। नेचुरल गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एग्जांपल के तौर पे आप बताते चल रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज फॉर एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू मिटिगेट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से आप अगर सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होगा जैसे जो कोल जलाने पे और पेट्रोल जलाने पे होता है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिससे आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन था। अगला सवाल, हाउ वुड यू इवैल्यूएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम। आप नेपोलियन को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। एल्यूसिडेट विद सूटेबल एग्जांपल। अब अगर देखा जाए ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है, तो ये क्वेश्चन सिविल कोड ऑफ 1804 मांग रहा है। मतलब बताया सवाल बहरूपिया होता है तो बस वो रूप बदल के आया है। पॉइंट समझो, अगर नेपोलियन एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे था आप बताइए, तो आप तो थे ही नहीं वहां पे नेपोलियन जब रूल कर रहा था, आपको कैसे पता चला। तो आपने जो चैप्टर में पढ़ा है कि नेपोलियन ने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेपोलिक कोड लाया जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 लाया, उसके बारे में लिखना है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म कर दिए, कॉमन करेंसी ले आया, ठीक है। वही सारे पॉइंट लिखना है 1804 के। सिंपल चीज है कि ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, व्हिच हेल्प्ड अ लॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेड द सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। और वो पॉइंट्स लिख दो आप, ठीक है। नेपोलिक कोड कहा जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म कर दिए, बहुत सारे रीजन्स में उसने ले गया, नए जो बिजनेसमैन थे, आर्टिशियंस थे, उन्होंने इस न्यू फाउंड फ्रीडम को बहुत एंजॉय किया। जहां जहां फ्रेंच आर्मी पहुंची थी उन टेरिटरीज में, जैसे आप क्या देखेंगे, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम दी सर्वडम, मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये सारे वो चेंजेस जो लेके आया था कि अब लोग आजाद हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी थी कि अब ग्रुप बनाओ और ट्रेड करो खूब सारा, ठीक है।
कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट ले आया, मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकम इजी, क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस हो गए थे, कॉमन करेंसी लेके आ गया, स्टैंडर्डाइजेशन मेजर्स इन वेट एंड मेजरमेंट ले आया, यूनिफॉर्म लॉज ने बहुत मदद करी लोगों की। ये सारे पॉइंट्स आपके जाएंगे आंसर में, सिंपल सीधा सटीक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये और में एक और आ गया, देखो मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाते समय 1000 बार बताया भी, और ये क्या बताया, या तो ये चैप्टर 1 पढ़ाते समय बताया कि ये नेपोलियन कोड वाला क्वेश्चन या ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर वो एक की सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप की गई फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर ना आए तो ये मुझे कटवा दूंगा मैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में चैप्टर 1 से ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। ये 3 क्वेश्चन कर लिए, बहुत कुछ कर लिया इस चैप्टर का, समझ गए। चलो क्या है, तो दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 4 ग्रेट यूरोप, क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय कंजर्वेटिव्स एट कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815। कांग्रेस ऑफ वियना में जो मीटिंग हुई थी, ड्यूक मेटरनिक लीड कर रहे थे, वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी। क्या उन्होंने क्या वहां पे किया, तो 4 ग्रेट यूरोपियन पावर जो थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, पर्ब कंट्रीज, जिन्होंने घेर के नेपोलियन को हराया था, वो मिलती है वियना में और एक सेटलमेंट ड्रॉ करती है यूरोप के लिए, जिसमें वो क्या लिखते हैं, जिसमें जैसे अगर आप लिखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जो यूरोप में चेंजेस आए ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर्स, उन सबको अंडू किया जाए और मोनार्कीज को रिस्टोर किया जाए, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हटाई गई थी, उसको रिस्टोर कर लिया गया। फ्रांस से जो टेरिटरीज एक्सपैंड करी थी, वो टेरिटरीज छुड़ा ली गई। सीरीज ऑफ स्टेट्स सेटअप कर दिए गए फ्रांस की बाउंड्रीज पे, ताकि फ्रांस फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम, ठीक है, नॉर्थ में स्टैब्लिश कर दिए। जेनोवा जो था साउथ में पेडिमेंट को दे दिया, ठीक है, एडेड टू पेडमोंट इन साउथ। प्रूशिया जो था तो उसको कुछ टेरिटरीज मिल गई फ्रंटियर्स पे। ऑस्ट्रिया को दे दिया नदर्न इटली का कंट्रोल, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स का जो नेपोलियन ने बनाया था, उसको नहीं छेड़ा उन्होंने, क्योंकि उसमें उन्हें फायदा दिख रहा था, ठीक है। बाकी पोलैंड दे दिया, वाइल पोलैंड दे दिया रशिया को, वाइल प्रूशिया वाज गिवन द पार्ट्स ऑफ सैक्सोनी, ठीक है। ये सारे चेंजेस आए, ठीक। तो कंजर्वेटिव्स ने 1815 में स्टैब्लिश होने के बाद क्या चेंजेस लाए, तो ट्रीटी ऑफ वियना के सारे पॉइंट्स। सवाल वह रुपया हुआ है, बाकी आंसर वही है, ठीक है। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या रोल होता है। अब देखो मल्टी पार्टी सिस्टम तो सर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ गया। ऐसे सवाल के लिए भी तैयार रहना। ये सैंपल पेपर के थ्रू, सैंपल पेपर बहुत कुछ इंसाइट दे जाता है, बहुत कुछ सिखा के चले जाता है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम तो 1 नंबर का सवाल है सर, कि जब मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट करती है और पावर में आने के चांसेस रहते हैं, वो मल्टी पार्टी सिस्टम। अब सवाल ये पूछ रहा मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के कंटेक्स्ट में बताओ, तो अब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, बहुत सारा बताएंगे कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि डाइवर्स है बहुत ज्यादा, तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या करता है कि एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड एजेंडा पार्टिसिपेट कर सकती है इलेक्शंस में, और डिफरेंट ओपिनियंस को अकोमोडेट किया जा सकता है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है तो चेक्स एंड बैलेंस प्रोवाइड करती है वन पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट में। अगर वन पार्टी सिस्टम रहेगी तो वन पार्टी सिस्टम बहुत पावरफुल हो सकती है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम सबको मौका देती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पीपल कैन मेक चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स, ठीक है। नॉट नेसेसरली पीपल हैव टू डिपेंडेंट ऑन वन पार्टी और ओनली 2 पार्टीज, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है। दिस सिस्टम through this system different and diverse parties could represent this section of society and power does not absorb in the hands of one single party। एक सिंगल पार्टी के हाथ में पावर नहीं रह जाती है, ठीक है, मल्टीपल पार्टीज को मौका मिल जाता है। इंडिया अडॉप्टेड दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी इन द नेशन, ठीक है। वास्ट डाइवर्सिटी और प्लूरैलिटी के कारण हमने क्या किया, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी और जितनी प्लूरैलिटी इंडिया में है, मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग, तो मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट सूट करता है इंडिया को, ठीक है। ये हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम का। अगर वो नहीं बन रहा मान लो, तो और में और क्वेश्चन होंगे, जो बेस्ट बने वो करना। इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, तो आपको बताना है कि नेशनल और रीजनल पार्टीज में डिफरेंस क्या है। और दूसरी चीज क्या है, एसेस द रिक्वायरमेंट फॉर रीजनल पार्टीज टू बिकम नेशनल पार्टी, मतलब रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना होगा, तो अपने वोटिंग शेयर को और सीट्स को बढ़ाना होगा, सिंपल है ना। तो वो दोनों का वो अपन लिख देंगे। पहले डिस्टिंक्शन बताओ, तो आप जिस लिखेंगे नेशनल पार्टी जो रहती है तो उनकी प्रेजेंस नेशनल लेवल पे रहती है, उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, उनको सिंबल्स मिलते हैं। रीजनल पार्टी रीजनल लेवल पे रहती है, उतना उनको मतलब वो स्टेट तक ही सीमित रहती है ना।
तो नेशनल पार्टीज आर पावरफुल इन द नेशन एंड डील विथ नेशनल इश्यूज. रीजनल पार्टीज पावर इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन और स्टेट. ओनली द इशू एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक रीजन आर डिस्कस्ड बाय द रीजनल पार्टीज, है ना. नेशनल पार्टीज ऑफर प्रेफरेंस टू द नेशनल इश्यूज ओवर रीजनल प्रॉब्लम्स, और रीजनल पार्टीज का ऑपरेशन जो रहता है रीजन तक, स्टेट तक कन्फाइंड रहता है. ये तो आपने क्वेश्चन का एक पार्ट डील कर लिया. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? assess the requirement for the regional parties to become national party. रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो क्या करना होगा? तो एक पार्टी को एटलीस्ट 6% वोट लेना होगा टोटल लोकसभा वोट के, या फिर 4 स्टेट्स में 6% वोट लेना होगा, तब वो पार्टी क्या हो जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी. ठीक है, प्लस 4 सीट्स भी जीतना होगी, तब वो रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी. इतना ही लिखना है बस. ठीक है, ये वाला एक पॉइंट इररिलेवेंट है, क्यों दे दिया समझ नहीं आया. ये तो इसलिए बताया गया कि एक पार्टी, रीजनल पार्टी कब बनेगी. या तो आप आंसर ऐसे शुरू करो, अ रीजनल पार्टी इज द पार्टी व्हिच रिसीव्स एटलीस्ट 6% वोट ऑफ द लेजिस्लेटिव इलेक्शंस and wins 2 seats, and to become the national party that party must win 6% of total votes in Lok Sabha or 4 states and win 4 seats, तब वो स्टेट से नेशनल पार्टी बन जाएगी, रीजनल से नेशनल पार्टी बन जाएगी. समझ गए? तो ये कहानी रहती है. आ जाओ लास्ट क्वेश्चन. जैसे अगर आप देखोगे इस सेक्शन का 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि अ फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर. अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ओपन है. क्या है कि एक फार्मर ने पैसे लिए मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे, सही बात है. ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, ही वाज फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड. ठीक है, वो इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पा रहा था तो उसने दूसरे लैंडलॉर्ड से फिर बोरो कर लिया. और ठीक है, टू सेटल द अमाउंट फॉर इंटरेस्ट बोरोड टू दी मनी लेंडर, स्टेट द कंसिक्वेंस ही मे फेस इन दिस सिचुएशन. तो आप सबसे पहले तो बताएंगे कि दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप. ठीक है, वो डेट ट्रैप में फंस गया है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक लोन ले लिया, उसको चुकता करने के लिए दूसरा लोन ले रहा है और वो लोन के साइकिल में घुस गया है. ठीक है, द फार्मर हैज फॉलन इनटू डेट ट्रैप. ही इज इन अ सिचुएशन वेयर ही विल नॉट बी एबल टू रिपे द डेट इनकर्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में वो डेट ट्रैप में इसलिए फंसा है, ठीक है, कि वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है. ठीक है, अगर वो लोन नहीं रिपे कर पाया तो उसको पनिश किया जाएगा, इल ट्रीट किया जाएगा. प्राइम मोटिव जो रहता है इनफॉर्मल सेक्टर का, वो क्या रहता है? प्रॉफिट बनाना रहता है, और वो प्रॉफिट इनका खून चूस के बनाया जाएगा जो बोरोवर्स रहते हैं. तो ये तो आपने उसकी सिचुएशन बता दी. सवाल का अगला पार्ट क्या है? स्टेट दी कंसिक्वेंसेज ही में फेस. क्या कंसिक्वेंसेज? ये तो आपने पहले बता दिया पार्ट का, मतलब पहला पार्ट बताया कि वो सिचुएशन क्या है. ठीक है, अब क्या कंसिक्वेंसेज वो फेस कर सकता है. तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ठीक है, हो सकता है एक्सप्लॉइटेशन हो, उसका ज्यादा पैसे ले ले, उससे काम करवाया जाए. तो द फार्मर में फेस ऑनगोइंग हरासमेंट एंड फिजिकल हार्म फ्रॉम द मेन सेंट बाय द मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स गुंडे पहुंचा सकते हैं उसके घर. ठीक है, तो अगर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट देगा, फुल अमाउंट बोरो करेगा, दिस कुड लीड टू सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज वेल एज पोटेंशियल फिजिकल इंजर्स. ठीक है, तो अगर वो पैसा नहीं दे पाया, ब्याज नहीं दे पाया, मूलधन नहीं दे पाया, तो उसको एंजाइटी होगी, हरासमेंट होगा, वो सारी चीजें. दूसरे अगर लैंडलॉर्ड से वो पैसा लेके रिपे करेगा ओरिजिनल लोन को, तो एक साइकिल ऑफ डेब्ट उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट और बढ़ता चले जाएगा. फार्मर में एक्सपीरियंस पर्सनल कंसिक्वेंसेस. ठीक है, जैसे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा क्योंकि रीपेमेंट का. तो ये सारी समस्याएं वो फेस कर सकता है. ठीक है, ये सारी समस्याएं वो फेस कर सकता है. बट इट और में अगर जैसे देखोगे तो अच्छा क्या देखा तुमने, और में क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि एक हिस्ट्री का दे दिया, एक ज्योग्राफी का दे दिया, उसी चैप्टर से आते हैं और में टॉपिक्स बदल जाते हैं. जैसे एक डेट ट्रैप वाला क्वेश्चन था, तो दूसरा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से दे दिया. क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिमिनेट पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन. ठीक है, सब्सटैंशिएट विद सुटेबल आंसर. सुटेबल आंसर के साथ में एक्सप्लेन करो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है, वुमेन को कैसे एम्पावर करता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है और वुमेन को एम्पावर करता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग आते हैं एक साथ, मतलब थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन कर दो. फंड पूल करते हैं, उस फंड से वो अपनी मदद करते हैं. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में आप लिख सकते हो कि वुमेन अपने डोमेस्टिक इश्यूज डिस्कस कर सकती है. ठीक है, वुमेन जो है तो न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर सकती है. वुमेन सेल्फ रिलायंट हो जाती है, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है. तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया. पॉवर्टी के लिए ऐसा कि आप बिना हाई इंटरेस्ट के मेंबर्स को लोन मिल जाता है. ठीक है, डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसते हैं वो. तो ये सारी चीजें. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप
हेल्प द पुअर टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड जनरेटिंग इनकम। ठीक है, दे अवेल द फैसिलिटीज ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज लाइक लोन्स एट लो rate of interest. They do not demand collateral, so it is easy to access by the poor. ठीक है, गरीब आदमी भी लोन ले सकता है क्योंकि कोलेट्रल नहीं मांग रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर रूरल वुमेन टू मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकती है। हेल्प्स टू इंप्रूव अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज लिटरेसी लेवल, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एंड बेटर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, दूसरे डेवलपमेंटल फैक्टर्स, जैसे अब क्या है, लोन की ही बात नहीं है, जब आदमी के पास पैसा आता है, लोगों से मिलता है, तो वो डिस्कशन करता है, तो दूसरे फैक्टर्स, दूसरे एस्पेक्ट्स भी उसके इंश्योर होंगे कि वो मजबूत हो। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऐसा हो रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि वो अपना सेव करे, अफोर्डेबल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करे, ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है तो सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे भी हो रहा है कि वो लोन देने के साथ साथ महिलाओं को किसी प्रकार का रोजगार, किसी प्रकार की शिक्षा भी देते, स्किल भी देते। ठीक है, तो थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वुमेन आर इक्विप्ड विद द नेसेसरी स्किल टू स्टार्ट एंड रन सक्सेसफुल बिजनेसेस। बिजनेस चला पाएंगी छोटे मोटे। ठीक है, फिर आप देखेंगे सोशल एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू कम टुगेदर, share their experience and support each other. Self-help groups have empowered women to take charge of their lives and become active participant in their communities. ठीक है, तो women पॉइंट क्या हो रहा है ना, women पीछे क्यों है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है। जिस दिन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएगी तो वो अपना जीवन यापन खुद कर सकती है, तो वो women का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, women सोशल एम्पावरमेंट भी फील करेगी कि वो निर्णय ले पाएंगे अपने लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे हमारा सेक्शन नंबर जो भी था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई आ गया। अब सेक्शन नंबर ई जो है तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, तो केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली आपको बुक के अंदर से या बुक के बाहर से दोनों जगह से पैसेज दिए जा सकते हैं। उन इस पैसेजेस पे, पैराग्राफ्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे आप ये देखोगे ना, इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ वीक, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. ठीक है, this power is not passive resistant, indeed it is called for intense activity. ठीक है, ये बुक का एक येलो कलर का जो बॉक्स है उसमें से कंटेंट उठाया गया है कि सत्याग्रह जो है ना, इट इज द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉट द वीक, वैसा करके। ठीक है, सत्याग्रह जो है वो सत्याग्रह एक फिजिकल फोर्स नहीं है, एक सोल फोर्स है। ठीक है, महात्मा गांधी का एक जो मतलब आइडिया है सत्याग्रह को लेके वो बताया गया। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ही इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल व्हाटएवर। ठीक है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। सोल फोर्स क्यों है, क्योंकि ट्रुथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल। सत्य जो है तो सत्य को ढाल बना के लड़ रहे हो ना आप, तो उसको सोल फोर्स कहा गया है। ठीक है, the soul is informed with knowledge, in it burns the flame of love, non violence is the supreme dharma। नॉन वायलेंस की बात की गई है, तो वो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने के बाद आपको एक सवाल देखना है। ठीक है, जो सवाल दिए रहते हैं, अब देखो 4-4 नंबर का एक एक पैसेज होगा। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें कितने 3 सवाल है, 1 नंबर 1 नंबर 1 2 नंबर का सवाल, कहीं पे 2-2 नंबर के 2 सवाल दे दिए, तो वो सवाल देखना उसके अकॉर्डिंग लिखना। पहला सवाल क्या है, व्हाई गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ वीक। ठीक है, तो इट इज सेड दैट पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ वीक, बट द मतलब गांधी जी डिनाई करते कि पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ वीक। सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, एक एक्टिव रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है आपको यहां पे बिना लड़े, मतलब लड़ना बहुत आसान है कि मारपीट कर ली, ठीक है, आपको अपने इनर फोर्स को इस्तेमाल करना है। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं कि इट इज नॉट द वेपन ऑफ वीक, जो मन से स्ट्रांग हो वही सत्याग्रह पे होल्ड कर पाएगा। तो गांधी जी सेड, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ वीक बिकॉज इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी विद अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। समझ में आया ना, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तो इट इज नॉट द वेपन ऑफ वीक, जो अंदर से मजबूत होगा वही इस्तेमाल कर पाएगा इस वेपन को। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या पैसेज में मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, ना भी मिले, दोनों केसेस बनते हैं। ठीक है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, जैसे हम देखेंगे यहां लिखा है सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, मतलब सत्याग्रह क्या है, ट्रुथ पे रिलाय करता है। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल। ठीक है, द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, फाइन, दैट इज बाय
फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह सोल फोर्स इसलिए क्योंकि सत्याग्रह में यू आर नॉट सपोज टू यूज द फिजिकल फोर्स, यू आर सपोज टू यूज द फोर्स ऑफ ट्रुथ, यू आर सपोज टू यूज द फोर्स ऑफ सोल, क्योंकि सोल मतलब ऐसा होता है ना, आत्मा ही सत्य है, तो वो चीज की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा कि ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल दैट इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज एंड दस दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। सिंपल आंसर। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन ही होगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द बेस्ट वेपन टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी क्या लिखते हैं कि अगर ब्रिटिश रूल इन इंडिया को हटाना है, ये पैसेज में भी दिया है, यहां नीचे पढ़ोगे तो ये हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है वो इसलिए हो क्योंकि इंडियंस आर कोऑपरेटिंग। हमने जिस दिन अपना कोऑपरेशन हटा लिया उस दिन धड़ाम से क्या हो जाएगा, उस दिन धड़ाम से ब्रिटिश रूल गिर जाएगा। तो हमें अपना कॉपरेशन हटाना है, वो होगा, ठीक है, हमें अपना कॉपरेशन हटाना होगा, वही चीज है, ठीक है। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज में कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन के थ्रू हम ब्रिटिश रूल को गिरा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपना कॉपरेशन देते रहेंगे उस कॉपरेशन पे तो ब्रिटिश साम्राज्य बन रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये एक अगला पैसेज आया, महाराष्ट्र इज अ स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। बुक में ढूंढते रहो, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो ये आ गया बुक से बाहर। अब आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर केस बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करवा दो। केस बेस्ड क्वेश्चन का तरीका देख सकते हैं कि हाँ, अपने कंसेंसस का इस्तेमाल करो, पैसेज में आंसर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मन से लिखो, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है ना। ये तो इंग्लिश के वो अनसीन पैसेज टाइप का क्वेश्चन हो गया। मजे की बात यह कि अनसीन पैसेज में भी पैसेज सी नहीं है, आपका देखा हुआ पैसेज है, ठीक है। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र इज द स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 110 million people. The state is home to several large cities including Mumbai and has significant agricultural sector. However, the state is facing a severe water crisis with its water resources coming under increasing pressure due to climate change, industrialization and urbanization. The main challenges faced by water resource management in Maharashtra are, main challenges क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा ग्राउंड वाटर का, एक मेन चैलेंज हो गया, पॉल्यूशन हो रहा सरफेस वाटर का, इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, तो ये कुछ मेन चैलेंजेस है। ये पैसेज हो गया। सवाल क्या है, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2 रीजन आप कुछ भी लिख सकते हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, व्हाटएवर सूट्स योर नीड, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन लिख दिया आपने, पॉल्यूशन लिख दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के कारण, ये आंसर हो गया आपका, सीधा आंसर, ठीक है। ये फिर जैसे अगर आप देखोगे ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट of the country, Maharashtra still faces water crisis. Substantiate this statement. अब ये इसमें पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा है कि सेकंड लार्जेस्ट रेनफॉल रिसीव कर रहा है महाराष्ट्र, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि पानी के क्राइसिस है। जब क्वेश्चन ही पैसेज से नहीं है तो आंसर भी पैसेज से देना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो उसमें कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े सिटीज है, मुंबई वगैरह एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स है, इस कारण से वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड, नॉट नेसेसरली जब क्वेश्चन ही पैसेज से नहीं है तो आपको जरूरी नहीं कि इसमें से ही ढूंढना पड़ेगा आंसर, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या दिया है मार्किंग स्कीम में कि सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने के बावजूद भी, जैसे आप देखेंगे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे फ्लड इरिगेशन जो होता है कि बाढ़ का जो पानी है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, वो फ्लड इरिगेशन लीडिंग टू, ठीक है, फ्लड इरिगेशन लीड टू वाटर शॉर्टेज इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज फ्लड इरिगेशन इन्वॉल्व्स एक्सेसिव वाटर यूज एंड द वाटर गेट्स लॉस्ट ड्यू टू रन ऑफ लीडिंग टू लेस वाटर अवेलेबल फॉर अदर यूजेस, ठीक है। तो ये इन्होंने पॉइंट क्या दे दिया कि इरिगेशन में, ठीक है, इरिगेशन में फ्लड इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसमें क्या पानी छोड़ दे रहे हैं पूरा का पूरा, ये वाला पॉइंट लिख दिया। फ्लड इरिगेशन में पानी जो है आप छोड़ देते हो, और पानी जब छोड़ते हो तो क्या होता है कि बहुत सारा पानी सरफेस रन ऑफ की तरह बह के निकल जाता है, जिस कारण से वाटर का वेस्टेज हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अमीर रहोगे, बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन खर्चा बहुत कर दे रहे हो तो भी गरीब ही रहोगे, समझ में आया। तो वही चीज यहां पे हो रही है कि पानी खूब आ रहा है लेकिन पानी वेस्ट भी खूब हो रहा है। गॉट इट। अगला पॉइंट, प्रपोज वन सोल्यूशन टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस। क्या सोल्यूशन दे सकते हो आप, कितने सोल्यूशन है वाटर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए, अगर फ्लड इरिगेशन से पानी खराब हो रहा तो ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर्स का यूज किया जाए, सिंपल चीज है ना। तो मिटिगेट वाटर क्राइसिस महाराष्ट्र वन सॉल्यूशन कुड बी प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ मोर एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाए, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट जो है मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है तो वहां पे पानी का सही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। आ जाओ, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर आप ये देखोगे
तो सेक्शन ई का ये जो है, तो ये क्या है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो अब ये आपको समझ में आ गया कहां से है, चैप्टर डेवलपमेंट वाला, इनकम से आप कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो वो वाला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स नीड, व्हाटएवर पीपल लाइक, एंड दे शुड बी एबल, मतलब मिक्स मैच में है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल, ठीक है। व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री, तो इनकम ऑफ द कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ द पीपल। कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज की एवरेज इनकम निकालते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इनकम, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जाती है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज रखे गए, जैसे 49,300 पर एनम यूएस डॉलर जो अर्न करता है, ठीक है, या उससे अबव जो अर्न करता है 2019 में, वो हाई इनकम और रिच कंट्री कहलाता है। वहीं पे आप देखोगे वो कंट्रीज जो पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर कितना 2,500 रुपया उससे कम अर्न करती है, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाती है, ठीक है। तो द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, तो वो पूरा पॉइंट जिस अगर आप देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसके आसपास की कहानी जो है वो दर्शाई गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो अब सवाल क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कैसे मिलती है वो निकाल दो कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसी को एवरेज इनकम कहा जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज हाउ मच एन इंडिविजुअल अर्न्स इन अ कंट्री, वही लिखना है सिंपल, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की सिग्निफिकेंस ये है कि आप उससे कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह सर्व करती है अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है। ये हो गया। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, वहां पे दिया रहेगा बुक में, उस हिसाब से लिखना। तो क्या क्लासिफिकेशन यूज किए जाते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, तो ये क्लियर कट लिखा है क्या कि वो कंट्रीज जो यूएस डॉलर 49,300 पर एनम और अबव अर्न करती है, वो कंट्रीज क्या कहलाएंगी, वो कंट्रीज जैसे अगर आप देखोगे तो वो रिच कंट्रीज कहलाएगी, ठीक है। रिच और हाई इनकम कंट्रीज कहलाएंगी। और वो कंट्रीज जो 2,500 और लेस यूएस डॉलर पर क्या हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम जहां पे रहती है इससे कम, वो लो इनकम या लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी, ठीक है। वही क्राइटेरिया आपको लिखना। और कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू हाई इनकम और रिच कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। अगर वो यूएस डॉलर 49,300 पर एनम यूज कर रही है तो उन्हें रिच कंट्रीज कहा जाएगा, और अगर वो यूएस डॉलर 2,500 पर एनम या से कम कर रही है तो वो पुअर कंट्रीज या फिर लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। और वर्ल्ड बैंक इस क्राइटेरिया को डिटरमाइन करता है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ये ध्यान रखना है। सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन के तीनों केस बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिए। सेक्शन एफ जो रहेगा आपका, वो सेक्शन एफ रहेगा मैप वर्क का। मैप वर्क देखो 5 नंबर का कैसा आना है, यहां सैंपल पेपर में दिया कि प्लॉट करा हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना हिस्ट्री का मैप। आइडेंटिफाई नेम देम, क्या आइडेंटिफाई करना, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पहला वाला, फर्स्ट वाला ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ये कौन सा था, 1920 में हुआ। 1920 में तो 2 हुए थे, यहां एक यहां, लेकिन अब प्लॉट यहां किया तो हमें पता कि ये कलकत्ता वाला है, ठीक है। तो ये कलकत्ता हमने प्लॉट कर दिया। अगली चीज क्या है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने दांडी कोस्ट पे, ठीक है, तो ये दांडी कोस्ट लिख दिया अपन ने, ठीक है, ठीक है, दांडी कोस्ट पे सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया था, ठीक है। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी ऑफ द 3, अब ये 4 दिए इनमें से 3 सेलेक्ट करना है। कोल माइन इन तमिलनाडु, अपने को पता है नेवेली है, यहाँ पे कोल माइन तमिलनाडु में नेवेली है। डैम बिल्ट ऑन द रिवर चेनाब, अच्छा सुनो, ये आइडियली होना नहीं चाहिए, ठीक है। रिवर्स नहीं पूछी जाएगी डैम्स की अगर लेटेस्ट सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से देखोगे, लेकिन इसमें डैम बिल्ट और चेनाब पूछ लिया। तो मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था सारी डैम्स और कौन कौन सी नदी पे, तो चेनाब पे कौन सा है, सलाल डैम है, ठीक है, तो ये सलाल डैम लगा दिया आपने। जो भी आपको 310% पता हो वही लगाना, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी नेचुरल, ठीक है, मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नेचुरल मेजर तो नहीं है, नेचुरल नहीं, मतलब क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगे थोड़े से, नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है और हिंटरलैंड वाला है, वेल प्रोटेक्टेड हिंटरलैंड वाला सी पोर्ट है जो अंदर की तरफ है थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में। वो कौन सा पोर्ट है, वो पोर्ट है विशाखापट्टनम। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये देखो ये जो मार्किंग स्कीम दी है ना,
मार्किंग स्कीम के हिसाब से कलकत्ता हो गया, विशाखापट्टनम, नईवेली हो गया, सलाल हो गया। नोएडा इन्होंने हरियाणा में मार्क कर दिया इधर की तरफ, ठीक है, जबकि नोएडा कहां होना चाहिए, दिल्ली से उत्तर प्रदेश वाली बॉर्डर पे लगा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये कुछ माइनर करेक्शंस है, ये माइनर करेक्शंस कर लेना, बाकी रेस्ट इट इज गुड, बाकी रेस्ट इट इज गुड, ठीक है, रेस्ट इट इज गुड। तो दिस वाज द होल सैंपल पेपर। आई होप अब आपको ये कहानी समझ में आ गई कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर आखिरकार है क्या, ठीक है। पूरे हमने सेक्शन देख लिए, ए बी सी डी ई एफ, सारे सेक्शन देखने के बाद में आपको ये क्लैरिटी मिल जाना चाहिए कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, किस तरह से सवाल आएंगे, ठीक है, किस तरह से सवाल आएंगे वो समझ लेने के बाद में जो कुछ कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी वो समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं अभी उम्मीद कर रहा हूं कि सैंपल पेपर देखने के बाद में आपको ये माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि पेपर किस तरह से आने वाला है। 37 क्वेश्चंस करना है, इसको कैसे करना है, किस टाइम तक एग्जाम हॉल में 3 घंटे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजों पे अपन डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव ये था कि ये समझ में आना चाहिए। 2 प्रैक्टिस पेपर भी दिए सीबीएसई ने और सैंपल पेपर के अलावा, तो प्रैक्टिस पेपर भी इफ यू पीपल वांट विल डिस्कस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो ये पीडीएफ दे दूंगा या फिर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।